हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद त्रिकाज़ में। आज के सेशन में हम टेंस से जुड़े हुए 20 एमसीक्यूज करेंगे और साथ ही साथ उससे जो भी कॉन्सेप्ट्स सामने आएंगे उनको भी हम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपके लिए सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है इट इज हाई टाइम यू डैश ऑन योर प्रोजेक्ट। अब देखेंगे कि कोई अगर सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इस तरह की अगर क्लॉज से शुरू हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और हम सबको पता है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो वर्ब फॉर्म होता है वो होता है V2। अब ऑप्शंस की ओर अगर हम नजर डालें तो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्लियर है, अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है इट इज आई हु डैश डन दिस। कहता है इट इज आई। अब एक चीज और समझेंगे, इट इज के साथ इट इज, इट वॉज, अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके बाद जो आने वाला हमारा प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस का होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हु है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर नहीं होता है, अर्थात न तो ये सिंगुलर ना ये प्लूरल। यह निर्भर करता है इसके ठीक पहले प्रयुक्त होने वाला जो हमारा एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है उससे पहले वाला, पूर्ववर्ती आप जिसे कहते हैं। और यहां देख रहे हैं क्या आई है, आई अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर ए छट गया, क्योंकि ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और ये सिंगुलर होता है, ठीक है ना। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त होता है। वहीं ऑप्शन नंबर बी की बात करें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसका प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा, बी प्लस V3 पेसिव का हो जाएगा। यहाँ पे V3 आपका है और ये बीन जो है वर्ब बी का फॉर्म है पेसिव में। और हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे डूअर है, और जब सब्जेक्ट हमारा डूअर है तो हमेशा जो है फॉर्मुलेशन जो होगा, स्ट्रक्चर जो होगा सेंटेंस का वो एक्टिव वॉइस का होगा, अर्थात ये भी आपका यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। और हम जानते हैं वॉज का भी प्रयोग नहीं होगा क्योंकि बी का ही फॉर्म है और V3 आगे आ रहा है, अर्थात ये भी पेसिव बना देगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है वी डैश आवर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। कहता है हम अगले सप्ताह अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जा रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एक्शंस। हम फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं, और जब फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं तो एक तो हमारा होता है फ्यूचर टेंस जहां पे हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर इंडिफिनिट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो बी प्लस V4 आ जाता है। इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन फ्यूचर के साथ साथ हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का भी प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी प्रयोग करते हैं फ्यूचर के एक्शन की बात करने के लिए। खास करके जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो ये फ्यूचर के ऐसे एक्शन की बात करता है जो प्लान्ड है, जो ऑलरेडी प्लान्ड एक्शन है, ठीक है ना। आप देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है आई विश आई डैश अ किंग। अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ते हैं तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जब हम कोई कल्पना का जिक्र करते हैं, एक ऐसी हम कल्पना को व्यक्त करते हैं जिसका हो पाना संभव नहीं है। क्लियर है, इस स्थिति में क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ हम वर्ब बी के वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका सी यूजुअली डैश टू वर्क बाय बस। कहता है वह सामान्य तौर पे अपने काम के लिए अपने ऑफिस को किस चीज से जाती है, तो कहता है बस से जाती है। यहां पे बात की जा रही है हैबिट की। हैबिट मतलब जो चीज आप यूजुअली करते हो, मतलब रिपीटेड एक्शन है आपका, ये हैबिचुअल है, मतलब आप इस चीज के हैबिचुअल है, आपकी ये हैबिट है। और हैबिट को दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम, जो लॉन्गर पीरियड के लिए होने वाला एक्शन है, ठीक है ना, रिपीटेडली, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब फॉर्म होता है V1 और V5। क्लियर है, और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर का है, जिसके कारण से हम वर्ब के पांचवें फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आगे कहता है इट डैश सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहां पे सिंस एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और सिंस का हम प्रयोग करते हैं स्पेसिफिक टाइम के साथ, मींस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ।
पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? तो जब आप यह दर्शाते हो कि कोई समय विशेष से कोई काम जारी है, इट मीन्स कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और जिस समय आप बोल रहे हो या जिस समय उस चीज की चर्चा की जा रही है उस समय में भी वो जारी है। अर्थात इस तरह के हम स्टेटमेंट को क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। अब देखेंगे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो जाएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, ये पास्ट इंडिफिनिट का हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बर्ड्स ऑफ ए फेदर डैश टुगेदर। अब एक कहावत है, कहावत जो होती है ना, मतलब चोर चोर मौसेरा भाई बोलते हैं ना, तो इसी तरह से बर्ड्स ऑफ ए फेदर डैश टुगेदर। कहावत हो, कोई भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोई जनरल फैक्ट है जो लॉन्गर पीरियड के लिए चलने वाला हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अर्थात इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे V1 या V5, सब्जेक्ट हमारा रियल सब्जेक्ट ये है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के आगे आने वाला जो हमारा है नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, जिस कारण से हम क्या करेंगे? यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फ्लॉक्स हमारा वर्ब का 5वां फॉर्म है, फ्लॉक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अनलेस यू वर्क हार्ड यू डैश। कहता है कि यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो क्या होगा? आप फेल हो जाएंगे। अब इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं, अनलेस जो होता है ना वो होता है इफ और नॉट का कॉम्बिनेशन। क्लियर है? इफ नॉट बोले या अनलेस बोले, बोथ आर इक्वल। क्लियर है? एक चीज तो ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि ये जो हमारा है ना कंडीशनल क्लॉज है। कंडीशनल क्लॉज का मतलब होता है कि आप किसी रिजल्ट के लिए एक कंडीशन रखते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे आप तो रिजल्ट ये होगा। ठीक है ना? अब देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जीरो, एक होता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल, एक होता है सेकेंड और एक होता है हमारा थर्ड कंडीशनल। क्लियर है? जीरो का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन हो उसका रिजल्ट फिक्स्ड है। जैसे मैंने बोला इफ यू हीट वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर, मतलब पानी को जब आप गर्म करते हैं जरूरत से ज्यादा तो वो क्या होता है? वेपराइज हो जाता है। ये फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज इट। बात समझ रहे हैं? तो ये जीरो कंडीशनल हुआ कि मतलब उसके कंडीशन का इफेक्ट जो है ना वो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट फिक्स्ड। और फर्स्ट में हम बात करते हैं कि फ्यूचर के पॉसिबल रिजल्ट्स की। वहां पे क्या होता है जीरो में कि दोनों हमारा कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज दोनों क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। लेकिन फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है कि हमारा जो कंडीशनल क्लॉज है वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो यहां पे देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, वर्क हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और जो हमारा जो रिजल्ट क्लॉज होता है वो हो जाता है सिंपल फ्यूचर में। और देखेंगे जैसे ही सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे तो आप चुनेंगे किसको? ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर है? चलिए आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लग रहा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहता है दिस मटीरियल इज डिफरेंट डैश। यहां पे एक गलती है, टेंस के क्वेश्चन के बजाय ये एक प्रीपोजिशन का आ गया है, कोई बात नहीं है। दिस मटीरियल इज डिफरेंट। अब देखेंगे डिफरेंट अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है। ठीक है ना? डिफरेंट फ्रॉम, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे। कहता है ही हैज डैश एब्सेंट मंडे। अब कहता है वह कब से एब्सेंट चल रहा है? तो मंडे से। मंडे आपका क्या है? फिक्स्ड है। यहां पे एक गलती है, यहां पे आप सिंस का प्रयोग करेंगे। चूंकि आप यहां पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मॉर्निंग, अर्थात यहां ऑप्शन नंबर बी जो है बीन ये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? तो देखेंगे हैज या हैव या हैड अकॉर्डिंग टू द टेंस जिसका भी प्रयोग करना है। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए इसके आगे हम क्या करते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वर्ब बी का, वो होता है बीन। ठीक है? इस कारण से हम ऑप्शन नंबर बी का चयन करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है आई डैश हिम इफ ही हैड टेकन हिज मील। कहता है मैंने उससे पूछा। अब आप कहेंगे कि सर आपने कैसे बता दिया कि पूछा? तो देखेंगे यहां पे जो हमारा है ये जो हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दर्शा रहा है पास्ट की बात को, पास्ट की बात को। अर्थात इफ जो है यहां पे ना ये हमारा एक क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है स्टेटमेंट को।
ठीक है ना। अब इसका संबंध जैसे ही पास्ट में है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि पास्ट में पूछा गया होगा, अर्थात हम ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करेंगे, क्योंकि ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म को सूचित करता है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए प्रयुक्त होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा कहता है द ट्रेन डैश नॉट कम येट। आप देखेंगे येट जो है आपका एक कीवर्ड के रूप में काम करता है और यह किस टेंस के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये परफेक्ट टेंस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। अब आप कहेंगे कि सर कैसे, हम इस चीज को भी अभी समझाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए प्रयुक्त होता है, क्लियर है। अब देखिए ये येट जो है ना, ये बताता है कि जो काम अभी हो जाना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ है। मतलब कुछ चीज जो एक्सपेक्टेड था, जिसके होने की बात की जा रही थी या हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ है। मतलब पास्ट में हम जिस समय उस चीज की चर्चा करें उससे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है अभी तक, जिस समय बोली जा रही है, जिस समय उसकी चर्चा की जा रही है, जिसके कारण से उसका संबंध प्रेजेंट से हो जाता है। और पास्ट से प्रेजेंट की ओर कौन लेके आता है, अगर कोई एक्शन आपका पास्ट का है और उसको रिलेट कर रहा है प्रेजेंट से, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अर्थात यहां जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रेन हमारा यहां पे सब्जेक्ट है सिंगुलर, जिसके कारण से हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन। कहता है हर चीज जो है उसके किस चीज पर निर्भर करता है, डिपेंड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लेता है, किस चीज पे। अब देखिए यहां पे जो हमारा है ना, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के चौथे रूप अर्थात gerund का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है ना, वो एक प्रकार का डिटर्मिनर होता है और डिटर्मिनर क्या करते हैं, अपने आगे नाउन लेते हैं। ठीक है ना, डिटर्मिनर के आगे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव मैं लिख दूं यहां पे, इसके आगे क्या करते हैं हम, एक नाउन लगाते हैं। और नाउन के रूप में कौन कौन काम करता है, तो आप कहेंगे सर एक तो नाउन हो गया, नाउन के बदले में एक काम करता है प्रोनाउन। हालांकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के आगे हम प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम इन्फिनिटिव जो होते हैं वो भी नाउन का कार्य करते हैं। उसके बाद देखेंगे जेरंड जो होता है वो भी हमारा नाउन का कार्य करता है। और साथ ही साथ कभी कभी हम देखेंगे कि एक एडजेक्टिव को भी हम नॉमिनलाइज कर देते हैं जब दी प्लस एडजेक्टिव के फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये सब हमारा एक नाउन इक्विवेलेंट के रूप में काम करता है, जिस कारण से हम यहां क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। कहता है व्हेन यू माइंड डैश टू माई हाउस प्लीज। कहता है कि आप कब माइंड करेंगे मेरे घर आने की। अब देखेंगे ये भी जो है ना, माइंड वर्ड हो गया आपका, वर्थ हो गया आपका, ये सब जो है ना इसके आगे क्या करते हैं, हम वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही वर्ब के चौथे रूप की बात हुई तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है। कहता है माई सिस्टर डैश अ न्यू ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। अब यहाँ पे पूरे सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे एक कीवर्ड मिल जाता है लास्ट, जो दर्शाता है पास्ट के संबंध को। और पास्ट के संबंध के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज स्थापित हो गई कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होना है। अब ऑप्शंस की ओर नजर डालते हैं। ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट के लिए प्रयुक्त होने वाला हमारा एक फ्रेज है। और वहीं पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि मजा आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट कहता है दिस प्लेस इज वर्थ डैश। अभी हमने चर्चा की थी जब मैं आपको बता रहा था माइंड के बारे में, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वर्थ भी अपने साथ क्या लेता है, जेरंड लेता है, अर्थात वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग होगा। अर्थात यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड डैश। अब देखिए यहाँ पे मॉडल वर्ब है, जैसे ही आपको दिख गया मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखेंगे फेल जो हमारा है, फेल ये क्या होता है, फॉल का सेकेंड फॉर्म होता है। खत्म हो गया। टू फॉल जैसे हम बात करते हैं तो फुल इन्फिनिटिव हो गया, ये अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू लेता है, ये भी आपका खत्म हो गया। और वही फॉल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉलिंग आपका वर्ब का चौथा फॉर्म है। क्लियर है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि लिस्ट और शुड का कॉम्बिनेशन होता है। लिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है हु डैश सीजर। अब देखिए जूलियस सीजर की बात की जा रही है। ही बिलोंग टू द पास्ट टाइम। हम बात करेंगे अगर जूलियस सीजर की, अगर हम बात करते हैं कालिदास की, तो ये सब बाइगॉन एरिया से
बिलोंग करते हैं, एक ऐसे समय से बिलोंग करते हैं जो समय बीत गया है और उनके मरने का इफेक्ट उसी क्षण खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप अभी तक वो मर ही रहे हैं, ठीक है ना। इस स्थिति में क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट में हमें इसे फॉर्मुलेट करने की आवश्यकता होगी और जैसे ही हम इसे पास्ट में फॉर्मुलेट करेंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है सी डैश द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, कहता है सी डैश द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, कहता है वो सबसे खूबसूरत लड़की है, ठीक क्या होगा देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। अब देखिए सी जो हमारा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये प्रेजेंट में ये अपने साथ V1 नहीं लेगा, ये लेगा V5। अब देखेंगे यहां पे जो है आपका V1 है, ये आपका V2 है और यहां पे सी के साथ वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है इफ अनलेस कि वो हमारे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस ना कर रहा हो। क्लियर है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ही करेक्ट आंसर हो गया ये, तो नन ऑफ द एबव भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है सी डैश ऑफ द रिक्शा यस्टरडे, कहता है कि वह रिक्शा से क्या हो गई, गिर गई। कब, तो ये दिखा रहा है कल, बीते हुए समय की यहां बात की जा रही है अर्थात पास्ट की। यहां पे हमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म की आवश्यकता होगी और जैसे ही सेकेंड फॉर्म की आवश्यकता होगी तो आप देखेंगे कि फॉल जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फॉलिंग हमारा वर्ब का चौथा रूप है, फेल्ड, यहां फेल्ड हमारा फेल का, फॉल का नहीं है, फेल्ड, ये हमारा सेकेंड फॉर्म है अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नित्य नूतन नवीनता के साथ, प्रवीणता के साथ जीवन में तरक्की करते रहिए। जिस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं वो प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामना है। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।